नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा ने तैयार की पहले चरण की उम्मीदवारों की सूची, तो वहीं अखिलेश का बयान, सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। सात साल पुराने मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, 14 जनवरी को बताएंगे आगे की रणनीति, कहा यूपी की राजनीति में आएगा भूचाल। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए अवतार सिंह भडाना, तो मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। यूपी में कोरोना का बढ़ा ग्राफ, 24 घंटों में रिकॉर्ड 13,681 नए केसेस आए सामने। बढ़ते संक्रमण को लेकर अस्पतालों में रेट तय, एक्टिव केसेस 57,000 के पार। बिहार के सराफा व्यापारी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा। शाहजहांपुर से अंतर्राज्यीय नगबजन गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से चांदी के आभूषण, 12 लाख नगद और हथियार बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी समय जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में एक सीट के जातीय समीकरण पर मंथन किया गया और इसी पर बीजेपी में आज एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी है। इधर यूपी महासंग्राम से पहले समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। ओपी राजभर फिर चाचा शिवपाल यादव और अब भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों को अपने साथ लाकर अखिलेश ने भाजपा को तगड़ा झटका दे दिया है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है। सभी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और इमरान मसूद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से एवन टीवी के स्टेट हेड अमरीश ने बातचीत की। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तो हमने केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, आने वाली 14 जनवरी को प्रदेश में एक ऐसी आग लगेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश को समझ में आएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कल ही उन्होंने कैबिनेट के पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद मंत्री जी ने यह बोला है कि 14 जनवरी को मैं ये घोषणा करूंगा कि मैं अब क्या करने वाला हूं। आगे जानने के लिए कदम उनसे बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। मंत्री, क्या रणनीति है, क्यों आपने मंत्री पद छोड़ा, उसके पीछे की वजह क्या रही? मंत्रिमंडल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वक्त जो मैंने श्री राज्यपाल जी को पत्र भेजा है, सभी तथ्यों का उल्लेख किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है। आरक्षण की सुविधा को अजगर की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार निगल रही है। यहां तक कि आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर रही है। बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी मेडिकल कॉलेजों में एक लाइन का प्रस्ताव लाके कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के
उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए, इसलिए सामान्य पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों से भर्ती की जा रही है। बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना प्रार्थना पत्र मांगे ये पहले से मान लिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अयोग्य है, अनुपयुक्त है और भर्ती मनमाना तरीके से कर लिया। यही नहीं, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से सुविधा दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है, उन सारी सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकार द्वारा अनुदानित संस्थानों या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुदानों सरकार संस्थानों को निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा के माध्यम से तैनात होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभाविक रूप से उस पद से विमुख हो जाएंगे। यानी अजगर की तरह इस भारतीय संविधान द्वारा दिए गए व्यवस्था को निगल रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र में प्रतिवर्ष बिना लिखित परीक्षा के केवल इंटरव्यू के आधार पर 30-32 आईएएस चुने जा रहे हैं और उसमें एक भी अनुसूचित जाति, एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं है। लेकिन मंत्री जी, अगर बात करें पिछले 5 वर्षों में, क्या 5 वर्षों में आपने ये बातें, ये जो आप बता रहे हैं कि अनुसूचित जातों को या पिछड़ी जातियों पे कोई भी काम नहीं हुआ, क्या पिछले 5 वर्षों में ऐसा हुआ नहीं कि आपने ये मुद्दा उठाया नहीं? 5 वर्षों के बाद जिस तरीके से और तमाम विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, अभी और भी झड़ी लगी है, ये आयाराम और गयाराम की जो स्थिति बन रही है, ये आखिर क्यों चुनाव आते ही बन रही है? इससे पहले ये बातें आला कमान तक नहीं रखी गई थी? मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत से जहां बात रखनी थी वहां रखा जी। आज मंत्री नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। मंत्री होता तो मैं अभी भी आपसे बात नहीं करता। बिल्कुल, जैसे आपकी सुपुत्री हैं सांसद जी, उनका ये कहना है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, पिताजी ने अभी भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये जो बाहर बातें चल रही हैं कि सिर्फ अभी जो ये इस्तीफे का दौर है सिर्फ मंत्रिमंडल से है, पार्टी नहीं छोड़ी, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी इंतजार करिए, धार देखिए और धार की वार देखिए। नहीं तो क्या धार जो है ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए या दूसरी अन्य पार्टियों के लिए भी है? अब किसके लिए होगा, धीरे धीरे तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। तो ये तस्वीर कब तक सामने आने की उम्मीद है? 14 जनवरी को मेरा अंतिम फैसला होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका ये कहना है कि 14 जनवरी को ये तस्वीर मैं साफ कर दूंगा कि आगे की धार और आगे की वार क्या होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, 1 टीवी न्यूज, लखनऊ। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोच ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जहां 24 जनवरी को अदालत में पेश उन्हें होना होगा, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज कराया गया था। दरअसल 2014 में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिसमें कहा था कि किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को लगातार दूसरे दिन एक और झटका लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि दारा सिंह मऊ जिले के मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो वहीं दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी से जुड़ने की संभावना जाहिर हो रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जुटी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा। 24 घंटे के दौरान एक अन्य विधायक अवतार सिंह भडाना ने भी भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया। उत्तर प्रदेश के मीरपुर विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना भाजपा छोड़ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। वे अब गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अवतार सिंह समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरएलडी नेताओं के साथ बैठक के दौरान अवतार भडाना रालोद में शामिल हुए। बैठक में रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी शामिल हुए।
यूपी के चुनाव से पहले शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर लिया है। हरिओम यादव के अलावा बीजेपी ने सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी ओर शामिल कर लिया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को झटका लगा है। आपको बता दें कि हरिओम यादव सिरसागंज सीट से विधायक हैं। हरिओम यादव को बीते साल फरवरी 2021 में सपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उन पर पार्टी लाइन से हटकर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगा था। शाहजहांपुर जनपद की तिलहर विधानसभा से विधायक रोशनलाल वर्मा ने एक बड़ा बयान देते हुए योगी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिले के एक बड़े मंत्री के कारण बीजेपी छोड़ी है, उनकी बीजेपी में नहीं सुनी जा रही। इसी के साथ ही सपा ज्वाइन करने वाले विधायक रोशनलाल वर्मा ने दावा किया कि जिले के और विधायक भी बीजेपी छोड़ेंगे। कई लोग उनके संपर्क में हैं। 14 तारीख को मैंने कहा कुछ चीज़ों को इंतजार करना चाहिए और कितने लोग, धैर्य रखना चाहिए और कितने लोग वो भी इंतजार करिए। 100% सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, दलितों की सरकार बनेगी, पिछड़ों की सरकार बनेगी, अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी, कमजोर वर्ग की सरकार बनेगी, मजदूर व्यापारी की सरकार बनेगी, रेहड़ी पटरी तांगे बुग्गी मजदूर की सरकार। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 13,681 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 57,355 हो गई। यूपी में हर घंटे 570 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इधर नोएडा और गाजियाबाद में 24 घंटे में 3,811 नए मरीज सामने आए। नोएडा में 2,230 और गाजियाबाद में 1,518 नए कोरोना संक्रमित मिले। इन दोनों ही जिलों में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,785 हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने अस्पतालों के रेट तय कर दिए हैं। नोएडा में वेंटिलेटर वाले बेड के लिए 18,000 और आईसीयू बेड के लिए रोजाना 15,000 का रेट तय हो चुका है। तो वहीं यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है, जहां प्राधिकरण के फ्लैटों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही कर्मचारियों का रोस्टर प्लान भी तैयार किया गया, जिससे आने वाले लोगों की समस्याओं का निस्तारण योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बाद में अब ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो रहा है और उससे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 20 से ज़्यादा के ऐसे मरीज हैं जो संक्रमित हैं। फिलहाल चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो फ्लैट्स बने हैं उनमें भी कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। हमारे साथ अक्षय त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जो व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से, तो क्या कुछ और फैसिलिटीज़ मिलेंगे लोगों को? ये जो हम थर्ड वेव कह लें ओमिक्रॉन की कोविड की, उसमें एलडीए को मुख्यतः 3 तरह की जिम्मेदारी मिली है। एक वो अपार्टमेंट जो एलडीए ने स्वयं बनाया है वो हमारी देखरेख में है। दूसरी उस श्रेणी के अपार्टमेंट जो एलडीए के अलावा चाहे प्राइवेट बिल्डर हो या आवास विकास उन्होंने बनाया है और उनकी देखरेख में है। और तीसरे वह अपार्टमेंट जो किसी भी एजेंसी ने बनाया हो बट आरडब्ल्यू को हैंडओवर हो गया। तो पहली श्रेणी के अपार्टमेंट की जो संपूर्ण कार्रवाई है सफाई सैनिटाइजेशन हेल्प डेस्क एलडीए द्वारा की जा रही है। बाकी 2 श्रेणी के जितने भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं उसमें आरडब्ल्यू के माध्यम से या फिर जो भी एजेंसी उसका मेंटेनेंस कर रही है उनका पर्यवेक्षण एलडीए द्वारा उसमें किया जा रहा है और समय समय पर जो भी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उसके अनुसार उनको सूचित किया जा रहा है। सर, जैसे कि देख रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है और जो निर्देश हुए हैं कि सरकारी विभागों में 50% लोग ही कार्यरत रहें और बाकी लोगों को अवकाश दिया जाए, तो जो रोस्टर जो प्लानिंग सर रहेगी, जो कर्मचारी जो आएंगे वो किस तरह से रोस्टर प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम भी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करना है। इसमें क्योंकि जैसे भी पहले दोनों वेव्स में रहा है उसी तरह का आदेश अभी हाल में निर्गत हुआ तो उसके अनुसार रोस्टर प्लानिंग करके आदेश निर्गत कर दिए गए। तो जो ग्रुप ऑफ सी और डी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने रोटेशन पे इस हिसाब से लगा रखा है और जो ग्रुप ए और बी के अधिकारी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो अभी रोज़ ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, उनको उसमें नहीं डाला गया है और काम को इसी हिसाब से प्लान कराया जा रहा है कि जो भी उसमें ऑल्टरनेट डे पे कर्मचारी आए तो उस हिसाब से काम पे बाधित ना हो
और ऑल्टरनेट डे पे इनके आने के दौरान क्योंकि अधिकारी रोज़ यहाँ पे बैठेंगे तो काम आगे बढ़ता रहे। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राधिकरण ने आवास मुहैया कराए हैं और वैसे में फिर से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकली थी जिनमें लोगों को अपार्टमेंट्स मिलने थे, लेकिन लॉटरी अब संक्रमण की वजह से रोक दी गई है। तो वो लॉटरी अब कितने समय बाद खुलेगी या फिर जो अभी एक नई लॉटरी जो खोली गई थी फिर चाहे आपकी सरस्वती अपार्टमेंट हो, गंगा हो अपार्टमेंट हो, तो उनको भी अभी रोका गया है। तो वो लोग अभी कितना इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ साथ और भी कई समस्याओं को लेकर अब प्राधिकरण लोगों को चक्कर लगते रहते हैं। तो उन लोगों को क्या अभी रोका जाएगा या फिर कोई ऐसे निर्माण किया जाएगा कि कोई डेस्क बनाई जाए ताकि लोग बाहर से आके उनसे अपने उनकी समस्या का समाधान हो सके? नहीं, जो लॉटरी अभी स्थगित की गई है वो कोविड के कारण न करके वो चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण की गई है और उसमें साथ ही साथ हमने आयोग से एक परमिशन लेने के लिए आयोग से पत्राचार किया है और स्वयं भी बात करके प्रयास करेंगे कि वो हमें परमिशन दे दें, हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चाहे कोरोना संक्रमण हो या लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना हो या आवास योजनाएं हो, उन तमाम चीज़ों को लगातार प्राधिकरण पूरा करता नजर आ रहा है और अब कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है ताकि इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट से लोगों को दूर रखा जाए। कैमरा सनोज के साथ मैं अनिकेत तिवारी, टीवी लखनऊ। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां करीब एक सप्ताह पहले बिहार में सराफा व्यापारी की दुकान में नकब लगाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र निगोही के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से करीब 11 किलो के चांदी के आभूषण, करीब 12 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में अवैध असला कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इन सभी को मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पावर प्लांट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने बताया कि गिरोह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में वारदातों को अंजाम देता है। एसओजी शाहजहांपुर और बिहार पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय 6 नकबजन गिरफ्तार हुए हैं। एक गैंग के 6 सदस्य हैं। इनके द्वारा कई जनपदों में और कई प्रांतों में नकबजनी की घटनाएं की गई थी। इनके बारे में एक बिल्कुल सटीक अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग चंदौली में कुछ घटनाएं किए हैं, उसके बाद फिर बिहार में गया जिले में कुछ घटनाएं की हैं और ये लोग अपने माल के साथ और उन रुपयों के साथ जो उनकी बिक्री के हैं वापस आ रहे हैं। उनके पास अवैध असले भी हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए इसको तस्दीक कराया गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि चंदौली में भी घटनाएं हुई हैं और जनपद गया में थाना मगध मेडिकल एक है, वहाँ पे 4 तारीख को घटना हुई थी, बड़ी घटना थी। तो उस पर उन्होंने इसको तस्दीक किया तो उनकी टीम वहाँ से यहाँ चली आई। यहाँ आने के पश्चात तब तक ये भी इनको भी ट्रैक किया जा रहा था कि इनका मूवमेंट कहाँ है। तो जब मुखबिर ने बताया कि ये थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में इनकी लोकेशन है इस समय और ये वहाँ से भी किसी घटना को कारित करने के लिए जा रहे हैं, तो पुलिस द्वारा वहाँ गाड़ाबंदी की गई और इनके दिखाई पड़ने पे इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसपे इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। खबर अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पूरनपुर क्षेत्र के नारायणपुर में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और अपनी मां राजवती को भी जमकर पीटा। घटना की सूचना देने कोतवाली पहुंची महिला को पुलिस ने टरका दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर न्याय की गुहार लगाई। इधर एसपी से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पूरनपुर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया था कि उसके लड़के के द्वारा उसकी बहू को मारपीट कल रात्रि में दिनांक 10/11 की रात्रि में की गई थी तथा उसके साथ भी मारपीट की गई थी और उसके महिला के चले जाने के बाद उसकी बहू की मारपीट करके हत्या कर दी गई तथा शव को उसके घर के पास ही गड्ढे में छिपा दिया गया है। तत्काल थाना पूरनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 52/22 धारा 302, 201 का पंजीकृत कर लिया गया। यूपी के हरदोई की सुरसा पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी आगरा जनपद का रहने वाला है, जो कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में 2020 से वांछित चल रहा था। गिरफ्तार इनामी अपराधी अपर मुख्य सचिव गृह बनकर विभिन्न जनपद के अधिकारियों के सरकारी नंबर पर फोन कर अवैध वसूली करता था। उसने कई जनपद के अधिकारियों से रकम की वसूली की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। ये भरतवंशी उर्फ श्याम है, आगरा का रहने वाला है।
ये अपने दो साथियों के साथ विगत वर्ष अपर मुख्य सचिव गृह बनकर अधिकारियों को फ़ोन करता था, पैसे हटता था। इस अपराध में ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इस कृत्य के लिए इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिसमें इसके साथी अरेस्ट थे, लेकिन ये फरार थे। फरारी के दौरान इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। ये हमारी पुलिस ने बहुत मेहनत करके आज दो साथी अरेस्ट किया है। यूपी के शाहजहांपुर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर आईपीएस सरवन टी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही लोगों को भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया गया। लखीमपुर खीरी से 2 कंपनी अभी जनपद शाहजहांपुर में पहुंच गई। आज एरिया डोमिनेशन के एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए किए जा रहे हैं, ये आगामी विधानसभा चुनाव में ये हमारा जनपद की नागरिकों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इसलिए हम अभी आज का दिन पूरे नगर क्षेत्र में। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।